मिडिल ईस्ट में हाल के समय में तनाव तेज हो गया है। गजा को लेकर मुस्लिम देशों में नाराजगी थी, लेकिन जब कतर पर हमला हो गया तो ऐसा लगा मानो अरब देशों के सब्र का बांध टूट गया हो और उन्होंने इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजियां की। इसी कड़ी में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी न बनवा दें, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इजराइल से जारी रहेगा। जवाब में नेतन्याहू यरूशलेम पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारा शहर है, आपका नहीं। उन्होंने यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता दोहराई और कहा कि फिलिस्तीन जैसा कोई मुल्क वे दुनिया में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। अब एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोआन ने टेक्नोफेस्ट में यरूशलेम पर मुस्लिमों का दावा पेश किया और कहा कि वे हम पर नफरत उगलने लगे क्योंकि हमने उन्हें सिलोआम का शिलालेख नहीं दिया। हम तुम्हें शिलालेख नहीं देंगे, ना ही अल-कुद्स का एक भी कंकड़। हम यरूशलेम से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यरूशलेम मानवता और मुसलमानों की इज्जत है। इस दौरान एर्दोआन ने एक शिलालेख या इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया। सवाल ये है कि सिलोआम शिलालेख क्या है और एर्दोआन ने इसका जिक्र क्यों किया। यरूशलेम तीनों धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र शहर है। यूएन प्रस्तावों के अनुसार पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की मांग है। मुस्लिम देश भी इसे उठाते रहे हैं, लेकिन इजराइल इसे अपना अविभाज्य हिस्सा मानता है। सिलोआम शिलालेख सिलवान इलाके से जुड़ा हुआ है। सिलोआम शिलालेख एक प्राचीन हिब्रू शिलालेख है जो 1880 में यरूशलेम के सिलोआम सुरंग में मिला था। इस सुरंग को बाइबल में हिजकिय्याह की सुरंग यानी हिजकिय्याह टनल भी कहा जाता है। ये शिलालेख लगभग 2700 साल पुराना माना जाता है और इसे प्राचीन हिब्रू वर्णमाला में लिखा गया है। हालांकि ये शिलालेख इस्तांबुल के म्यूजियम में है। एर्दोआन ने कहा कि नेतन्याहू निर्लज्जता पूर्वक इस शिलालेख की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुर्की यरूशलेम से संबंधित एक भी कंकड़ उन्हें नहीं देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिलालेख तुर्की की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, क्योंकि ये ऑटोमन शासन के दौरान मिला था और तब से इस्तांबुल के संग्रहालय, इस्तांबुल के म्यूजियम में है। ये पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित है कि यरूशलेम किसका शहर है। नेतन्याहू ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि यरूशलेम हमारा शहर है, आपका शहर नहीं, और एर्दोआन ने इसके जवाब में तुर्की की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थिति पर जोर दिया। जानकार मानते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों पर दावों से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा तेज हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले एर्दोआन ने नेतन्याहू को हिटलर का वैचारिक रिश्तेदार कहा और चेतावनी दी कि उन्हें हिटलर जैसी ही हार मिलेगी। बहरहाल देखना ये होगा कि तुर्की और इजराइल के बीच की जो जुबानी जंग है वो किस ओर रुख करती है। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इस्राइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इस्राइल या पीठ पीछे इस्राइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इस्राइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इस्राइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इस्राइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इस्राइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड के बेहद ताकतवर माने जाने वाले मुल्क तुर्की का इस्राइल को यह खुला चैलेंज था, लेकिन बात इस्राइल को इस कदर चुभ गई कि पीएम नेतन्याहू आनन फानन में यरूशलेम पहुंच गए और वहां से तुर्की के पीएम एर्दोगान का नाम लेकर कहा कि मिस्टर एर्दोगान, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। यरूशलेम पिछले 2700 साल से एक यहूदी शहर है।
2000 साल पहले ही अपने शहर यरूशलेम को हमने पा लिया था। यह हमारी आजादी की पहचान है। नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अमेरिका ने यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी माना है और यहाँ पर अमेरिकी एम्बेसी खोली। अमेरिका यरूशलेम के मामले में इस्राएल को पूरा सपोर्ट करता है। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के कुछ देर बाद ही तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान का जवाब आ गया। उन्होंने कहा, एक ऐसे मुल्क के रूप में जिसने सदियों से इस्लाम के छाते के नीचे 400 साल तक यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की खिदमत करने का शर्फ हासिल किया, उसका इतिहास नेतन्याहू को ठीक से पता नहीं है। वो हमें समझाएंगे। हमने यानी तुर्की ने ही यरूशलेम को उसका नाम, उसका सम्मान और यहाँ बसने वाले लोगों में आपसी सद्भाव जगाया था और इसे अमन की जमीन बना दिया था। दरअसल पीएम नेतन्याहू की धमकी पर एर्दोगान तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे। इस्राएल से पहले यरूशलेम मुसलमानों के सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इस्राएल को कह दिया है कि हम 1967 की सरहदों को मानते हैं, जिसके मुताबिक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इस्राएल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यरूशलेम को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को हुई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक में इजराइल के हालिया हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश दिखा। बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। यह बैठक 9 सितंबर को इजराइल द्वारा दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया और इसी वजह से मुस्लिम जगत में एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई। इस बैठक के संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ कड़े और प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। बयान में कहा गया कि इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए हर संभव कानूनी और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। कई देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता निलंबित कराने के लिए कोशिशें तेज करने की बात भी कही।